हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। उसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से वो भी डिटेल में और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए पॉइंट, उन सभी पॉइंट को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया हूँ और हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में बेसिक के साथ देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, ताकि एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उन क्वेश्चन का आंसर देकर आएँ। अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक अगर देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है वो हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इस वीडियो में हम बेसिक डिस्कस करेंगे और उसका नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, पहला पॉइंट क्या कहता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद इसे देश की दूसरी सबसे बड़ी अदालत माना जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो उच्च न्यायालय आता है उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। यानी कि देश के दूसरे सर्वोच्च न्यायालय किसे माना जाता है? हाई कोर्ट को ही माना जाएगा। तो नेक्स्ट, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी। यानी कि जब देश में पहला जो हाई कोर्ट बना था वो बना था कलकत्ता, उसके बाद मद्रास और बम्बई। ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा अधिकृत की गई थी। यानी कि इस अधिनियम के थ्रू ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में पोर्ट विलियम में हुई थी। यानी कि भारत का जो प्रथम हाई कोर्ट है वो कलकत्ता के पोर्ट विलियम में हुई थी। उसका नाम क्या था? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है उसका स्थापना कलकत्ता के पोर्ट विलियम में हुई थी। कब हुई थी? 1862 में। वो भी कब? जुलाई 1 तारीख, 1862 जुलाई 1 तारीख। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का गठन किसी भी राज्य में संसद द्वारा किया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट का गठन संसद द्वारा ही किया जाएगा, किसी भी राज्य में हो। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था ये क्या है, इसको आप समझिए कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है उसको 3 भाग में बांटा गया है। तो निचले स्तर पर कौन आता है? निचले स्तर पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर आ जाएगा हाई कोर्ट और उसके ऊपर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, जो भी फैसला होगा, जो भी वो फैसला सुनाएगा अपने तरफ से, उस फैसले को, उस जजमेंट को हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सब डिपेंड करेगा कि वो कौन सा फैसला दे रहा है। उसके फैसले को एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उस फैसले को एक साक्ष्य की तरह भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके ऑर्डर को, उसके अंडर में जो भी न्यायालय आते हैं उस न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। उच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। जिला न्यायालय संबंधित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होते हैं। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अंडर में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के अंडर में कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, जो भारत में 3 उच्च न्यायालय बने थे, जो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत, तो उन तीनों उच्च न्यायालयों को हम देख लेते हैं कि वो 3 उच्च न्यायालय कौन कौन सी है और उसका स्थापना कब हुआ था। तो ये तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुआ था और उसमें से भी जो पहला हाई कोर्ट है उसका स्थापना की गई थी कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि कलकत्ता में पोर्ट विलियम में, उसका नाम था कलकत्ता उच्च न्यायालय। उसका स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1862 को। कब? 1 जुलाई 1862 को, जो कि ये तीनों हाई कोर्ट में भी पहला है। उसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय यानी कि बम्बई हाई कोर्ट की स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी।
और मद्रास उच्च न्यायालय उसकी स्थापना 15 अगस्त यानी कि एक दिन के बाद उसका भी स्थापना हुई थी। और 1 जुलाई सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और ये जो उच्च न्यायालय है उसकी कौन सी अधिनियम के थ्रू हुई थी? भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के थ्रू ये सब कुछ हुआ था, लेकिन उनका स्थापना 1862 में कंप्लीट हो गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त उच्च न्यायालय, यानी कि 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। तो उनको हम देख लेते हैं कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंडर कौन कौन आते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्षेत्र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बम्बई हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीप। तो आप ध्यान रखिए, मैंने जिसको भी हाईलाइट किया हूँ रेड कलर में, वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसको ध्यान रखिए ताकि एग्ज़ाम में आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, मद्रास हाई कोर्ट, उसके अंडर में आते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी। नेक्स्ट, कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं पश्चिम बंगाल, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं, ठीक है। केरल हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं केरल और लाक्षाद्वीप। ये लाक्षाद्वीप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर 4 ऐसे राज्य आ रहे हैं जो कि बाकी सब में से ज़्यादा है, यानी कि उसमें सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र। तो नेक्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड क्या कहता है? 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य के मामले को देखते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी देखा कि 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके अंडर 2 या 2 से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अपना हाई कोर्ट है। एक है दिल्ली और दूसरा है जम्मू कश्मीर। तो ये चीज़ हमने अभी देखा कि दिल्ली जो है उसका खुद का हाई कोर्ट है, और दूसरा जम्मू कश्मीर का भी खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भारत में सबसे अधिक बेंच है, यानी कि गुवाहाटी, ये अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो गुवाहाटी है उसके अंदर कितने बेंच आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड, ये 4 राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, भारत के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें जो 25 हाई कोर्ट आते हैं उसके अंडर में, उसमें जो 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, उसमें से सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या किस में है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या है। कितनी है? 160। वर्तमान में 160 जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो कि भारत के हाई कोर्ट में जितने भी जज रहते हैं दूसरे दूसरे राज्य में, उसमें से सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद में, जो कि 160 है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत में वर्तमान 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए 25 उच्च न्यायालय स्थित है, यानी कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 25 में क्या है? हाई कोर्ट है। तो उन हाई कोर्ट को हम देख लेते हैं, उनकी सूची को हम देख लेते हैं। वो 25 हाई कोर्ट वो कौन कौन सी है और कहाँ पर उनका स्थापना किया गया था, वो भी पूछता है कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसका स्थापना कहाँ पर की गई है, यानी किस जगह पर उसका स्थापना की है, उसका सीट क्या है, तो ये भी पूछता है। तो पहला है कोलकाता जो हाई कोर्ट है वो तो कलकत्ता में है, बम्बई में है, चेन्नई में है, इलाहाबाद में है। तो जिस हाई कोर्ट के नाम से उसकी स्थापना की गई जगह का नाम आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जो जिस हाई कोर्ट के नाम से उसका जगह का नाम अलग है ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना कहाँ पर की गई है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में, जो कि उसका कैपिटल है। नेक्स्ट आता है पटना हाई कोर्ट पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जम्मू कश्मीर, जो कि श्रीनगर और जम्मू में है।
नेक्स्ट पंजाब और हरियाणा जो कि चंडीगढ़ में है, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट गुवाहाटी का गुवाहाटी में है। उड़ीसा का ये पूछता है, उड़ीसा का कटक में है उसका हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट जो कि जोधपुर में है। मध्य प्रदेश जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। केरल एर्नाकुलम में है, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में। गुजरात अहमदाबाद में है। दिल्ली का दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश का शिमला में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सिक्किम का गंगटोक में है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड नैनीताल, झारखंड रांची, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है। त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलांग, आंध्र प्रदेश अमरावती, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये लेटेस्ट है। अब 2019 में उसको बनाया गया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना का हैदराबाद, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमुख अनुच्छेद, यानी कि हाईकोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रमुख अनुच्छेद बनते हैं उन सभी प्रमुख अनुच्छेद को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया हूँ। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो हाईकोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में की गई है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है? 214, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि जो 28 राज्य है वो 28 राज्य के लिए कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे तो 28 राज्य में 28 उच्च न्यायालय होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? संसद 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान कर सकता है, यानी कि यह संसद के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना करे या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना करे, वो संसद डिसाइड करता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। तो इसीलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि अभिलेख न्यायालय, इसका क्या मतलब है? इसको मैंने सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था चैप्टर, उसमें मैंने क्लियर किया हूँ। तो आप मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये अभिलेख न्यायालय क्या है उसको हम देख लेते हैं कि हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा उस फैसले को हाईकोर्ट के अंडर में जितने भी न्यायालय आते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उसको मानने के लिए बाध्य है और हाईकोर्ट सुनाए गए फैसला को रिकॉर्ड की तरह संभाल कर रखा जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। हाईकोर्ट जो भी फैसला देगा उसके अधीनस्थ न्यायालय उस फैसले को मानने के लिए बाध्य हैं और हाईकोर्ट जो फैसला देता है उसको साक्षी के तौर पर भी निचले अदालत उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होना, इसे कहा जाता है। और हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, जो भी फैसला सुनाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और फैसले को हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, और हाई कोर्ट जो भी फैसला देगा, जो भी ऑर्डर देगा, तो उसको मानने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो बाध्य है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर सुपर है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है उसको हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है और हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानने के लिए बाध्य है, यानी कि सुप्रीम माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद 216, उच्च न्यायालय का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि अनुच्छेद 216 कहता है कि प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 222, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को स्थानांतरित यानी कि बदली करना है तो वो राष्ट्रपति द्वारा हो सकता है और साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसके परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है, यानी कि हाईकोर्ट को ये पावर है कि अनुच्छेद 226 के तहत वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है।
तो नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। उस योग्यता को हम देख लेते हैं। वो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यह तो कंपलसरी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। यानी कि ये पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि 10 वर्ष के लिए वो भारत के किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वो काम किया होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट जो दी गई है, ये पॉइंट अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो इस पॉइंट का पालन करना चाहिए। तो क्या कहता है, कम से कम 10 वर्ष के लिए उन्होंने किसी एक राज्य या 2 से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार एक वकील यानी कि अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। यानी कि कम से कम 10 वर्ष के लिए एक राज्य के हाईकोर्ट हो या एक से अधिक राज्य के हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष के लिए ये वकील यानी कि अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके हों, तब जाकर वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए वो योग्य हों। तो यहाँ पर यह तो कंपलसरी है, लेकिन ये दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट का उन्होंने पालन करेंगे तब जाकर वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। यानी कि वो कम से कम 10 वर्ष के लिए भारत में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके होंगे, या फिर 10 वर्ष के लिए एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वो वकील यानी कि अधिवक्ता के रूप में काम कर चुके होंगे, तब जाकर वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, वरना नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि हाईकोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, उनके जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। यानी कि जब भी राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करेंगे। उसके साथ साथ उस राज्य के गवर्नर से भी वो परामर्श लेंगे, ठीक है। लेकिन हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने वक्त प्रेसिडेंट क्या करेंगे, राष्ट्रपति, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से तो परामर्श लेंगे, उस राज्य के गवर्नर से भी परामर्श करेंगे, और उसके साथ साथ हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी वो परामर्श लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट, उनका शपथ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यानी कि उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। और यहाँ पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है उनका निष्कासन, यानी कि रिमूवल प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं। उनके पद से जो हटाने का जो प्रक्रिया है वो संविधान का पालन नहीं करते हैं, तब जाकर उनको महाभियोग प्रक्रिया से उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उसको देख लेते हैं। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। यानी कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है, सेम उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने का प्रोसीजर ये है कि संसद में महाभियोग लाकर उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक उसी तरह हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी संसद में महाभियोग लाकर उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार, दुराचारी, मिसबिहेवियर यानी कि संविधान का पालन नहीं करने पर, और अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी यानी कि उनके कार्य को वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उन्हें पद से हटने का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। ठीक है, जब वो संविधान का पालन ना करें और अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, तब उनके विरुद्ध में महाभियोग लाकर उन्हें पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाने पर कम से कम 100 और राज्यसभा में लाए जाने पर कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। यानी कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए तो वो 100 सदस्य उसका समर्थन करना चाहिए, और राज्यसभा में लाए जाने पर उन्हें 50 सदस्यों का समर्थन करना चाहिए उस विधेयक को। ठीक है। नेक्स्ट, संबंधित सदन के अध्यक्ष के द्वारा
आरोपों की जांच करवाई जाती है। फिर संसद में चर्चा होती है। चर्चा होने से कम 14 दिन पहले संबंधित न्यायाधीश को सूचित कराना आवश्यक है। यानी कि जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उस सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उनके विरुद्ध लाया गया आरोप को वो जांच करेंगे। तत्पश्चात संसद में चर्चा हो पाएगी और संसद में चर्चा होने से पहले 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाएगा कि आपके विरुद्ध संसद में यह सब प्रस्ताव पारित किया गया है, आप अपना बेगुनाही साबित कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। दोनों सदन से यदि 2/3 बहुमत से पास हो गया तब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कि वो जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव अगर लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर अपना अंतिम सहमति दे देंगे तो अभियुक्त न्यायाधीश को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से वेतन दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन क्या है, राज्य के संचित निधि से। ठीक है, राज्य के संचित निधि से उनका वेतन दी जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका जो पेंशन दी जाएगी वो पेंशन दी जाएगी भारत की संचित निधि से। पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाएगी और वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। ऐसा क्यों, इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। कोई न्यायाधीश है जो कि कलकत्ता हाईकोर्ट में काम कर रहा है, उस समय उसका वेतन जो दिया जाएगा वो पश्चिम बंगाल राज्य के संचित निधि से दी जाएगी। लेकिन उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है बम्बई हाईकोर्ट में। तो बम्बई हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफ़र होने के बाद उसका जो वेतन दी जाएगी वो महाराष्ट्र राज्य के संचित निधि से दी जाएगी। उसके पश्चात वो रिटायर हो जाता है। तो रिटायर होने के बाद वो तो दोनों जगह काम कर चुका है, एक कलकत्ता हाई कोर्ट में और एक बम्बई हाई कोर्ट में। तो एक बोलेगा कि नहीं मैं कैसे दूंगा पैसा, और दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं कैसे दूंगा पैसा। तो दोनों राज्य के जो संचित निधि से उसे पैसा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है वो भारत की संचित निधि से। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में वित्तीय आपातकाल में कमी की जा सकती है। यानी कि आमतौर पर उनके वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी की नहीं जाता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान उनका जो वेतन है उनको कमी की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है उनका कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। यानी कि उनका जो कार्यकाल कितना है 62 वर्ष। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कार्यकाल कितना होता है 65 वर्ष। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये छोटा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद त्याग सकते हैं। तो वो अगर अपना पद त्यागना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं वो अगर अपना पद त्यागना चाहते हैं तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी न्यायाधीश को अगर अपने पद से हटाना है तो संसद में महाभियोग लाकर ही उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 220 के अंतर्गत रिटायरमेंट के बाद जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वो उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वो किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति जो भी हाई कोर्ट में वो काम कर चुका है उस हाई कोर्ट में वो रिटायरमेंट के बाद नहीं काम करेगा। ठीक है, लेकिन वो दूसरे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो काम कर सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी थी। यानी कि हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? अन्ना चंडी थी। कौन थी? अन्ना चंडी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ। वो कौन थी? मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो कि हाईकोर्ट के, वो महिला कौन है?
लीला सेठ हैं, लेकिन आमतौर पर पूछा जाए तो केवल न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी हाईकोर्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा गया है सब, तो यहाँ पर मैंने एक साथ लिख दिया हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार, यानी कि उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रीट अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय केवल तभी रीट जारी कर सकता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय रीट तभी जारी करेगा जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो, तब जाकर वो रीट जारी कर सकता है। लेकिन हाईकोर्ट थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में तो रीट जारी कर ही सकता है, साथ ही साथ नागरिकों के सामान्य कानूनी अधिकार दोनों के लिए रीट जारी कर सकता है। इसीलिए रीट जारी करने के क्षेत्र में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तब जाकर वो रीट जारी कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर भी रीट जारी कर सकता है और कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी वो रीट जारी कर सकता है। इसीलिए रीट जारी करने के क्षेत्र में, केवल रीट जारी करने के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के रीट आगे चलकर देखेंगे वो रीट कौन कौन सी है। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो कि है अनुच्छेद 32 के तहत वो भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो नेक्स्ट, भारत में 5 प्रकार के रीट है। तो कौन कौन से रीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं? वो है बंदी पृथकीकरण, हेबियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, स्टैट्यूटरी, परमादेश, मांडामस, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, अधिकार पुच्छाई यानी कि क्वारंटो। तो ये 5 प्रकार के रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। ठीक है, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया हूँ, वो भी बेसिक तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप मेरा चैनल में जाइए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपीलीय अधिकारिता। तो अपीलीय अधिकारिता क्या है? उच्च न्यायालयों को अपनी अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध दीवानी यानी कि सिविल लॉ तथा फौजदारी क्रिमिनल लॉ दोनों प्रकार के मामलों में अपील सुनने की अधिकार प्राप्त है। तो ये दीवानी लॉ क्या होता है? जो कि धन संपत्ति से रिलेटेड जो होता है उसको दीवानी कहा जाता है, और फौजदारी जो होता है मारपीट, गुंडागर्दी, खून खराबा, ये सब कुछ फौजदारी में आते हैं। तो आगे चलकर इसको भी हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, तो आगे बने रहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दीवानी यानी कि नागरिक कानून जिसे सिविल लॉ कहा जाता है, और दूसरा होता है फौजदारी कानून यानी कि अपराधी कानून। तो इसमें डिफरेंस क्या है तो उसको हम देख लेते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो इसको भी मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया हूँ ताकि डिफरेंस आपको समझ में आए। 2 संगठन या व्यक्तियों के बीच विवादों को हल करता है, यानी कि 2 संगठन या भी 2 व्यक्ति के बीच जो भी विवाद होता है वो दीवानी कानून के अंदर आता है। उन अपराधों से संबंधित है जो समाज के खिलाफ किए जाते हैं, यानी कि समाज के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं जैसे कि गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, मारपीट, खून खराबा, ये सब कुछ फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल कानून में आते हैं। नेक्स्ट, नागरिक कानून संपत्ति, धन, आवास, तलाक की स्थिति में बच्चे की कस्टडी आदि से संबंधित है। तो ये नागरिक कानून का ये जो उदाहरण है उसमें कौन कौन से मामले आते हैं? धन संपत्ति और हो गया, आवास, तलाक की स्थिति में बच्चे की कस्टडी यानी कि माँ के पास रहेगा या बाप के पास रहेगा, जगह से रिलेटेड जो भी विवाद होता है ये सब कुछ दीवानी कानून में आते हैं। और अपराधी कानून में हत्या, बलात्कार, आगजनी, डकैती, हमला, मारपीट, खून खराबा, ये सब कुछ क्रिमिनल लॉ में आते हैं। नेक्स्ट, नागरिक कानून का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संगठन के अधिकार की रक्षा करना है। तो ये है कि नागरिक और जो भी संगठन है उसकी अधिकार को रक्षा करना होता है, ठीक है। लेकिन अपराधी कानून का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना और समाज की रक्षा करना, कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, यानी कि जो भी अपराधी है उसको दंड देना और समाज में एक कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाती है फौजदारी कानून में, ठीक है। नेक्स्ट,
गलत काम करने वाले पर शिकायतकर्ता या पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। यानी कि जो भी गलत काम करेगा, जो भी उसको हस्तक्षेप करेगा तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन अपराधी व्यक्ति पर कानून की अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। उस अपराधी यानी कि आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। अपराधी कानून के तहत कोई सज़ा नहीं है, लेकिन पीड़ित पक्षों को मुआवजा दी जाएगी। यानी कि दीवानी लॉ यानी कि नागरिक कानून में जो भी अपराधी होता है उसको किसी प्रकार के सज़ा दी नहीं जाएगी, लेकिन उसको मुआवजा यानी कि कुछ पैसा, अर्थ, इस तरीके से उसको मुआवजा दी जाएगी। लेकिन आपराधिक कानून के मामले में किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा दी जाएगी या जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि जो भी अपराध होगा फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉ में, उस अपराधी को दंड दिया जाएगा उसकी की गई अपराध के हिसाब से, और या फिर उसको अर्थ यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ आता है क्रिमिनल लॉ में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है अदर इम्पोर्टेंट नोट, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी अदर इम्पोर्टेंट नोट बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय वाला राज्य है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। यानी कि आंध्र प्रदेश जो कि पहले तेलंगाना उसमें शामिल हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना उससे अलग हो गया, और वो अलग होने के बाद जो आंध्र प्रदेश जो राज्य बना उसका जो उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 को है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और तेलंगाना जिसका हाई कोर्ट हैदराबाद में है, वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और ये जो आंध्र प्रदेश है उसका जो हाई कोर्ट कहाँ पर स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश की, वो स्थापना की गई है अमरावती में, और तेलंगाना की हैदराबाद में है हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के किसी भी अन्य न्यायाधीश से कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका पद अगर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जो भी अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो भी सीनियर होते हैं, उनको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में बकाया कार्यों को निपटने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश यानी कि अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए करते हैं। जब भी किसी भी हाईकोर्ट में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं और बकाया कार्यों को निपटने के लिए यानी उनकी कार्य को करने के लिए जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, वो नियुक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए की जाती है। तो ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया था कि अतिरिक्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कितने साल के लिए किया जाता है, तो वो 2 साल के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट का बेसिक्स। तो यहाँ पर हमारा हाई कोर्ट का बेसिक पार्ट ख़त्म होता है। इस हाई कोर्ट का जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कैसी लगी मेरा ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।